हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अश्वनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और अनदर टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है G7 ग्रुप। अब ये क्या होता है G7 ग्रुप, क्यों इम्पोर्टेंट है, और आज हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसका पूरा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप हमें इन दो नंबर्स पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या है कि G7 जो कंट्रीज़ हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी मीटिंग हुई थी एक अप्रैल के मंथ में, इसी साल अप्रैल के मंथ में। उन्होंने डिस्कशन की थी कि जो भी वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो इकोनॉमिकली इतनी अच्छी कंट्रीज़ नहीं हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको थोड़ा रिलीफ दिया जाएगा। बायलैटरल डेब्ट रिलीफ इनिशिएटिव के थ्रू उनको एक रिलीफ दिया जाएगा, ताकि उन्होंने जो फंड्स ले रखे हैं उनमें उनको थोड़ा एक्सटेंशन दिया जाए इस साल का, ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो ये था पूरा का पूरा न्यूज़। अब इस पर एक दोबारा से एक स्टैंड आया है G20 कंट्रीज़ का, G20 नेशन का। इसमें इन्होंने कहा है कि जो बायलैटरल गवर्नमेंट की जो पेमेंट है उसको फ्रीज कर दिया जाए, जो भी लो इनकम कंट्रीज़ होंगी। अब उसमें इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर्स के प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट पार्टीज़ हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इनको भी इनविटेशन दिया है कि आप भी आकर आगे आएँ और जो भी लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प करें, ताकि वो कोविड वायरस, जो कोरोना वायरस है, ऐसी पैंडेमिक की स्थिति में वो स्टैंड कर पाएँ और आगे अपने जनता या अपने नेशन में बढ़ोतरी कर पाएँ, विकास कर पाएँ। तो यही था बेसिकली इसमें। अब यहाँ पर कई टर्म आई हैं, जैसे G7 क्या है, आज हमने यही डिस्कशन करनी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ G7। तो G7 बेसिकली एक ग्रुप है उन कंट्रीज़ का जो कि बहुत, जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया जो थी पुराने टाइम पर। देखिए 1975 से पहले एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था पूरे वर्ल्ड में, ऑयल क्राइसिस के नाम से जिनको जाना जाता है। उस टाइम पर फ्रांस ने एक पहल की। फ्रांस ने कई देशों को जोड़ा, जिसमें उसने स्टार्टिंग में 1975 को 6 मेंबर्स ऑफ ग्रुप तैयार किया गया। इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल थे। फिर एक साल बाद इसमें कनाडा को भी ऐड कर लिया गया। तो कुल मिलाकर 1976 में ये जो ग्रुप था, पहले 6 मेंबर्स का ग्रुप था। उस टाइम इसे जाना जाता था ग्रुप 6 के नाम से, यानी G6 के नाम से। फिर 1976 में जब कनाडा ऐड हो गया तो इसी ग्रुप का नाम बदलकर G7 रख दिया गया। इस ग्रुप का मेन काम ये है, दुनिया में होने वाले मेन जो इशू हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, इस तरीके के जो मेन इश्यूज़ हैं उन पर बात करना, चर्चा करना और उनका सल्यूशन निकालना। इसका मेन फोकस इन पर रहता है। G7 आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ, एक बार दोबारा रिकॉल करेंगे। 1975 में ये ग्रुप बनता है, 1976 में कनाडा ऐड होता है। 1997 में इसलिए कह रहा हूँ कि कई बुक्स 1997 दिखाती हैं और कई बुक्स 1998 दिखा रही हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन आता है तो एक डेट दी होगी, ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन की बात है नहीं। 1997 में क्या होता है, रशिया को इसमें ऐड कर लिया जाता है। लेकिन जल्द ही 2014 में रशिया के जो क्रीमा रीजन में, जो यूक्रेन में रीजन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करने की वजह से उसको, रशिया को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है इस ग्रुप में से। ठीक है, तो अब ये ग्रुप G8 की बजाय दोबारा G7 बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन रहता है। अब बात आती है सबमिट ऑफ पार्टिसिपेशन की, कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में किस तरीके से ये पार्टिसिपेट करती हैं, कहाँ पर ये इकट्ठा होती हैं, क्या इसका हेडक्वार्टर रहता है। देखिए एक बात क्लियर कर लीजिए कि ये जो G7 है, इसका ना तो कोई हेड है, ना ही कोई इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इनकी जो मीटिंग्स होती हैं इन्हीं 7 कंट्रीज़ के में होती हैं, जो कि सबकी बारी एक एक करके आती है। रोटेशन बेसिस पर इनके जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनमें इनकी सबमिट होती हैं। जैसे कि 45th जो सबमिट हुआ था लास्ट 2019 का,
वो हुआ था फ्रांस में, और जो 2020 का हुआ था वो हुआ था अमेरिका में। ठीक है, मतलब अमेरिका में होना था लेकिन उसको क्या कर दिया गया, ड्यू टू द कोविड, आपको पता ही है, उसे एक्सपैंड कर दिया गया है। ठीक है, तो G7 जो कंट्रीज़ थी ये क्या करती हैं, जो इनके जो मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स तो G7 है, ये 7 कंट्रीज़ के, ये क्या करते हैं, इनके पास राइट्स होते हैं कि ये किसी ना किसी कंट्रीज़ को गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाती रहती हैं। जैसे फ्रांस ने बुलाया था पिछले साल इंडिया को, तो ये था इसमें G7 कंट्रीज़ का। इसके अलावा ये दूसरे यूनियंस को भी बुला सकते हैं, दूसरे ग्रुप्स को भी बुला सकते हैं, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, अफ्रीकन कंट्रीज़, ऐसे किसी भी कंट्री को ये बुला सकते हैं। ये अगर मैप वाइज अगर हम देखें, क्योंकि मैप में अगर हम मैप पढ़ते हैं, एटलस अगर हम खोल के देखते हैं, तो हमें ज़रूरी ये देखना चाहिए कि कहाँ पर इनकी पोजीशन है। तो याद रखना, ऐसे याद रखेंगे, नॉर्थ जो अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, इसमें 2 देश हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, और यूरोप में भी कई कंट्रीज़ हैं, जैसे UK, जर्मनी, इटली और फ्रांस, और उसके बाद एशिया की एक ही कंट्री आती है, जापान। तो ये हमारे पास 7 ग्रुप्स हैं, 7 कंट्रीज़ हैं जो कि G7 में आते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा G7, G8 और G6 के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से G20 भी होता है। G20 में 20 मेंबर्स होते हैं। इस पिक में आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये G20 के कंट्रीज़ हैं, जिसमें टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका भी शामिल हो जाते हैं। ये होती हैं G20 की कंट्रीज़। एक चीज़ और याद रखना, यूरोपियन यूनियन है, इसमें ये G7 की जो मीटिंग्स होती हैं, इसमें ये ऑलवेज पार्टिसिपेट करता है। इसको थोड़ी सी रियायत मिली हुई है यूरोपियन यूनियन को। वहीं अगर हम बात करें तो G7 में वो सभी कंट्रीज़ हैं जिनकी जो GDP है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो G7 में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन G20 में ऐसा नहीं है। G7 की जो कंट्रीज़ हैं, आप अगर हम देखें कि चाइना की जो GDP है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन ये क्यों नहीं ऐड है? ये इसलिए नहीं ऐड है कि जो G7 की कंट्रीज़ है, जो इनकी पर कैपिटा इनकम है इनके लोगों की, वो $40,000 से ऊपर है सभी की। बाकी चाइना की इसमें इतनी नहीं है। ठीक है, जैसे US की बोलें तो $63,000 के करीब में है। वहीं इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें तो इनकी 35 से लेकर 45 के बीच में है। इस तरीके से इनकी पर कैपिटा इनकम पर भी डिपेंड करता है। देखो, पर कैपिटा इनकम कुछ भी नहीं है, टोटल GDP डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सिटीजन्स, मतलब कितने लोग रहते हैं डिवाइड बाय टोटल GDP से कर दो, पर कैपिटा इनकम आ जाता है। तो इस आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। वहीं अगर हम इनकी बात करें G20 की, तो इसमें सभी कंट्रीज आ जाती हैं, चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे वो डेवलप्ड हो, जिनका एक योगदान रहता है विश्व मंच के ऊपर। तो आई होप ये लेक्चर आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा G7 के बारे में, G6 के बारे में और G20 के बारे में। अगर लेक्चर समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स तक उन्हें लाइक करने को कहें, शेयर करने को कहें, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।